Hello everyone. This is lecture number 1 of a new chapter solutions. तो ये हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी 5 मार्क्स की वेटेज है और ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर ईमानदारी से आप पढ़ें तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर भी होगा। इस चैप्टर की लिंकेजेस डेवलप होंगी थर्मोडायनामिक्स से, इस चैप्टर की लिंकेजेस डेवलप होंगी इक्विलिब्रियम से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसमें है इंडिपेंडेंट चीज़ें वो तो हैं ही। चैप्टर की शुरुआत होती है जो कि आज का हमारा लेक्चर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री के जो हमारे 7 लेक्चर्स थे वो आपने देखे होंगे और फिर अपना मॉड्यूल भले बोरिंग हर किसी को लगता है कि अरे यार इतना बहुत झेल टाइप का चैप्टर है, बट उससे कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है ईमानदारी से तो वो आपने किया होगा। उससे रिलेटेड डाउट्स वगैरह जो भी होंगे वो हम अपनी सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन हैव अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। देखिए एक आपका आरटी है, एक तो आपका आरटी है, उसका सिलेबस है केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे पहले आरटी से पहले जैसे मैंने 1 घंटे का एक टेस्ट ले चुका हूँ मैं केमिकल काइनेटिक्स का, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसे ही एक टेस्ट हम आपका सरफेस केमिस्ट्री का भी लेंगे आरटी से पहले। आरटी तो जो है वो शायद 31st को या फर्स्ट को जो है वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। एक हम सरफेस केमिस्ट्री का अलग से टेस्ट लेंगे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट एनीवेज यहाँ पर हम बेहतर होगा कि सोल्यूशन की बात करें। आज की क्लास रिलेटिवली आसान रहेगी इसलिए क्योंकि अभी चैप्टर की शुरुआत होती है। मैं खुद एनसीईआरटी से आपको दिखा दूंगा कि इसमें रिपीटिशन आ रहा होता है 11th का। जब हम 11th क्लास पढ़ रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि 11th क्लास ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो। उसकी वजह यही थी कि बहुत सारी 12th में चीज़ें 11th वाली आ रही होती हैं, उसका सबूत आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा जो मेरा लेक्चर है वो शुरुआत का पार्ट वही है जो क्लास 11th में था। ठीक, तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस whose composition may be varied within certain limits। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन मैंने 11वीं क्लास में भी आपको लिखवाई हुई है, आप अपनी कॉपी में जाके देख सकते हैं। ठीक, कि यानी दो चीज़ों को घोले होमोजीनियसली वो घुल जाए। होमोजीनियस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। होमोजीनियसली घुल जाए तो हम उसको सोल्यूशन बोलते हैं, यानी ट्रू सोल्यूशन को ही हम शॉर्ट में सोल्यूशन कहते हैं। 3 चीज़ें होती थी, जूनियर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। कोलॉइड ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है कोलॉइड हेट्रोजीनियस है, अभी सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा, मगर ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस है तो यहाँ ट्रू सोल्यूशन को ही सोल्यूशन बोल रहे हैं। सब्सटेंस विच मेक अप द सोल्यूशन आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। अगर 2 कंपोनेंट हैं तो वो बाइनरी सोल्यूशन कहलाएगा। अब ये भी देखिए पुरानी ही डेफिनेशन है यहाँ पर। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूट एंड व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। वही घिसे पिटे एग्जाम्पल देखिए, पूरा रिपीटिशन हो रहा है 11th क्लास का, बट एनसीईआरटी भी ऐसे ही करवा रही है सो हम तो उसके साथ लेके चल रहे हैं अपना। अभी एनसीईआरटी के सवाल दिखाऊंगा ढेर सारे। चीनी को पानी में घोला, सोल्यूशन लिक्विड बन गया, तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे यहाँ शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट, और जो सोल्यूशन है वो क्या है, लिक्विड। क्योंकि मतलब सॉरी सोल्यूशन लिक्विड, क्या सोल्यूशन तो खैर है ही लिक्विड, तो उनके फिजिकल स्टेट मैच कर रही थी पानी की, तो पानी सॉल्वेंट रहा और शुगर सॉलिड रहा। बट नीचे वाला एग्जांपल है CuSO4.5H2O, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड है तो फिजिकल स्टेट इसकी मैच कर रही है, तो ये यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है और पानी क्या है, सल्यूट है। तो ये कहना कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये कोई ऐसा मतलब हमेशा ट्रू होने वाला नहीं है। अगर फिजिकल स्टेट का चक्कर नहीं हो, सबकी सेम हो, फॉर अ सोल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट हैव सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सोल्यूशन, तब उस केस में फिर वही जो ज़्यादा और कम वाली डेफिनेशन आती है कि जो आपके लार्जर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, जो कम अमाउंट में है वो सल्यूट होगा। जैसे 95% अल्कोहल 5% वाटर है, तो ये अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट और पानी कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट। अब इसमें लोग कहते हैं कि भैया बराबर हो तो 50-50% हो तो यार फिर आपकी मर्ज़ी है भैया, किसे सॉल्यूट ले रहे हो किसे सॉल्वेंट ले रहे हो, आपकी मर्ज़ी है फिर।
आगे हम यहाँ से बढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक, कंसंट्रेशन वाला टर्म ये देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया, रिपीट आर्टिकल है ये 11th क्लास का, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर हमने पढ़ लिया था इसको, बट ये रिपीट आर्टिकल है। ठीक, कंसंट्रेशन किसको कहते हैं हम? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कितना भैया ये पानी था 1 लीटर, इसके अंदर मैंने कितनी चीनी घोल रखी है, तो वही कहलाएगी उसकी कंसंट्रेशन। जैसे हम बोल देंगे 10 ग्राम्स पर लीटर, यहाँ 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी घोली हुई है, तो वही होगी उसकी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के, एक्सप्रेस करने के, दिखाने के अलग अलग रास्ते। द फर्स्ट वन इज मास परसेंट वेट बाय वेट। तो ये क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज निकालने तो इनटू 100। ध्यान रहे सोल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूशन का मास। मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आम तौर पे कोई श्योर शॉट नहीं, बट आम तौर पे वॉल्यूम 100 ml लेते हैं, ताकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाए आम तौर पे। ठीक, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक, फिर क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में। ठीक, तो ये आपके क्या है, क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ। ये देखिए यहाँ पर यूनिट प्री स्पेसिफाइड है। स्ट्रेंथ के लिए आपको सोल्यूट का मास ग्राम में लेना पड़ेगा, और जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो लीटर में लेनी पड़ेगी, यानी स्ट्रेंथ की यूनिट प्री डिफाइंड है ग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट आपके प्री डिफाइंड है मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी का फिजिकल मीनिंग भी समझिए, 1 लीटर में कितने मोल्स घुले हुए होंगे, वो उस चीज़ की मोलैरिटी कहलाती है। फिजिकल मीनिंग ये है मोलैरिटी का। ठीक, सब घिसा पिटा आर्टिकल है, बट मैं क्या करूं भाई, एनसीईआरटी भी ऐसे ही कर रही है यार, तो हम भी उसी को लेके चल रहे हैं, इसीलिए ये वाली क्लास काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें। फाइंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन बताइए। कोई बात नहीं साहब। मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स क्या है सोल्यूट के? मोल्स पता होने चाहिए यार, ये तो मोल्स गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होगा हमारे मोल्स। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये लिख दिया। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये तो अभी हम देख के आ ही रहे। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये तो अब इधर देखिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये तो हम देख के आ ही रहे हैं। क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी मोलैरिटी इंटू ग्राम, इधर मल्टीप्लाई कर दें, मोलैरिटी इंटू ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये किसके बराबर है? स्ट्रेंथ। मोलैरिटी इंटू ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये किसके बराबर है? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन, ए और बी हमारे दो चीज़ें, उनके मोल्स हमने डाल दिए, तो मोल फ्रैक्शन इसकी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखिए। मोल फ्रैक्शन जाई ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जाए बी के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब वो चाहे कोई सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, सबका निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? सब कॉपी में लिखते चलेंगे, मैं तो बहुत तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे। वरना तो ये मान लीजिए 11th में पढ़ा रहे होते तो इतने यहाँ तक पहुँचने में ही हम जो है वो आधे घंटा से ऊपर लग गए होते, बहुत धीरे करा रहे होते, बट क्योंकि पढ़ा हुआ है अज्यूमिंग, तो हम जो है वो थोड़ा स्विफ्टली कर सकते हैं काम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे भी देखिए गलती करते हैं लोग, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, नहीं, सॉल्वेंट इन केजीज, सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट, और भी वॉल्यूम नहीं ले रहे, मास ले रहे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम है, याद रखना है, द सिंबल ऑफ मोलैलिटी इज स्मॉल एम। अब देखिए जो जो भी यूनिट जहाँ जहाँ भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का टर्म आएगा,
जैसे मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी में भी ऑफ कोर्स वॉल्यूम आएगा। जहाँ जहाँ वॉल्यूम पर आएगा, वॉल्यूम डेंसिटी पे डिपेंड करती है, डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो वहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो मास परसेंट वेट बाय वेट में तो नहीं है, बट मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पे निर्भर करेगी। वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ कोर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मोलैरिटी, कैपिटल एम है, मोलैरिटी ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मोलैलिटी स्मॉल एम, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। मोल फ्रैक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली इट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड, ये क्राइट वो हो, मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। वो तो सीधे सीधे मोल हैं चीज़ों के, दे विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। जहाँ जहाँ वॉल्यूम आ रही है वहाँ वहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगी। बहुत पुरानी चीज़ थी तो बड़ी तेज़ी से चल रहा हूँ। अब देखिए, ये रिलेशन भी हमारी कॉपी में डिराइव हुआ है, 11th क्लास की कॉपी में। अगर कोई सॉल्यूशन है x% बाई मास ऑफ सॉल्यूट, ये वेट मास वाला किस में है, वेट बाई वेट वाला में, यानी मास x% यानी x ग्राम है 100 ग्राम में, और वो जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास m0 है। तो वो गिवन पैरामीटर कौन कौन से हैं, ठीक, एक तो x, एक m0, और एक उसकी डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे। डेंसिटी दे रखी है d, तो एक्स एम नॉट और डी के टर्म में इन दो चीज़ों को निकालिए, मोलैरिटी को और मोलैलिटी को। मास परसेंट वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंट वेट बाय वेट, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास हम 100 ग्राम मान लेते हैं। तो फिर अब मास परसेंट वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग क्या, x ग्राम, अगर मैंने बोल रखा है x% बाई मास है तो 100 ग्राम में x ग्राम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि x ही तो बराबर होगा ना मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 इंटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम आ गया। ठीक, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, x अपॉन m0। ठीक, यानी कि शुरुआत से बता रहा हूँ, 100 ग्राम सोल्यूशन माना था, उसमें x% सोल्यूट है, यानी x ग्राम क्या हो गया सोल्यूट, और उसके मोल्स हो गए x अपॉन m0। अब डेंसिटी दे रखी है हमको सोल्यूशन की, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इट हैज़ बीन गिवन टू मी d ग्राम पर ml, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना माना हुआ है हमने, 100 ग्राम माना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ गई 100 अपॉन डी ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 अपॉन डी ml। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में फिर कितनी हो जाएगी, लीटर्स में, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके ml में है, बट लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/10 लीटर्स। मोलैरिटी की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये है। तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया, जो कि हर किसी को याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के लिए बहुत हेल्प करता है। मोलैरिटी बराबर 10xd अपॉन m0। x क्या है, मास परसेंट वेट बाय वेट, d क्या है, डेंसिटी, मगर यूनिट याद रखनी है ग्राम पर ml, डेंसिटी इन ग्राम पर ml। ठीक है, m0 क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। 11th क्लास में कॉपी में, इसलिए यहाँ पर बताया हुआ है। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स तो देखिए वैसे ही निकलेंगे, अगर x ग्राम था x अपॉन m0। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, अब ये देखिए अगर 100 ग्राम था तो उसमें x ग्राम तो सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 100 माइनस x ग्राम्स, बट ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये मोलैरिटी का भी फॉर्मूला आ गया है, मास परसेंट। डेंसिटी की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ डेंसिटी की चीज़ जैसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। नेक्स्ट क्या है इसमें, व्हाट इज नेक्स्ट, पी पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। देखिए ये भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ये भी पढ़ा हुआ है, पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन। जी हाँ, रियलिटी है, रिपीट हो रही है चीज़ें।
देन सल्यूट इज प्रेजेंट इन, बहुत जब कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो फिर उसकी कंसंट्रेशन हम पार्ट्स पर मिलियन में जो है वो आपके एक्सप्रेस कर देते हैं। अब उसकी डेफिनेशन भी देखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जो चीज़ है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि पर मिलियन निकालने तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10⁶ से। तो ये पार्ट्स पर मिलियन है। जैसे फिजिकल मीनिंग समझाओ, अगर मैं बोलूँ 20 पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका मतलब ये होगा कि 20 ग्राम जो है वो वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो वो फिर 20/10⁶ इंटू 10⁶ वो 20 ppm आ जाएगा। कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। मास टू मास करिए, वॉल्यूम टू वॉल्यूम करिए, मास टू वॉल्यूम करिए, वो आपकी मर्जी है। A liter of sea water weighs 130 grams, which contains 6 into 10⁻³ grams of dissolved oxygen. Such a small concentration is also expressed as parts per million, ठीक, ppm of sea water. The concentration of pollutant of water or atmosphere is often expressed in micrograms per milliliter or ppm, ठीक। ppm के लिए न्यूमेरिकल है, आगे अभी क्वेश्चन में आएगा। देखिए अब यहाँ पर ये हमारे सवाल हैं, लाइक दीज आर दी क्वेश्चंस, ये हमारे क्वेश्चन हैं। मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन के अंदर दे रखा है, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अभी सोल्यूशन नहीं दिखा रहे हैं, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। NCERT का सॉल्ड एग्जाम्पल है। मोल फ्रैक्शन है एथाइलिन ग्लाइकॉल का, ठीक, एक सोल्यूशन में जहाँ 20% बाई मास वो भी है। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन पूछा गया है 20% बाई मास, तो हमको मालूम है कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो उसका 20% बाई मास C2H6 है, तो 20 ग्राम यानी आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और एक्वस ले लिया इन्होंने सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है, वैसे कहीं दिया हुआ नहीं था, बट चलिए सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में पानी ही रहेगा सॉल्वेंट। तो अब मोल्स निकाल लेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल के, उसका GMM 62 होता है, तो मोल्स निकाल लेंगे, इतने आ गए। पानी 80 ग्राम था, पानी के मोल्स निकाल लेंगे, इतने आ गए, ठीक। तो अब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, वही C2H6O2 के जो मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, ये आ जाएंगे। ये मोल फ्रैक्शन ग्लाइकॉल का हो जाएगा, वाटर का उसका रिवर्स वाला हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वैसे भी आ जाता 1 में से इसको माइनस करके, तब भी यही आता, ठीक। कुछ बहुत आसान से NCERT के क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक ये सवाल पूछा है, करिएगा भाई एग्जाम्पल 2.2 NCERT का, ठीक। नेक्स्ट, मोलैलिटी 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड की इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये पूछिए, ठीक। बहुत सिंपल सवाल है, ये पूछा है। अब देखिए इंटेक्स क्वेश्चन आ गए हमारे। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, जितना हमने पढ़ा है ये सवाल आपको करने, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ये सारे सवाल करने। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए। जी हाँ, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन कौन सा करना है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। अब फिर ये बीच में गैप दे दिया है, मैंने तो फाइल तैयार कर ली थी। 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30। तो इन सब के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इनमें से एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। 2.6 टफ क्वेश्चन है। 2.6 सवाल क्या है पहले पढ़ते हैं। 2.6, how many ml of 0.1 molar HCl is required to completely react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 considering equimolar amount of both? कि हमारे पास Na2CO3 भी है और NaHCO3 भी है, और इनके इक्वीमोलर अमाउंट है। इक्वीमोलर मतलब जितने दोनों के मोल्स बराबर है। तो अगर मेरे पास में टोटल 1 ग्राम है, ये देखिए
1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, तो 1 ग्राम है, तो अगर मैं इसको x ग्राम मान लूँगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्राम्स। अगर इसको x मान लिया तो 1 माइनस एक्स ग्राम्स। ठीक, अब इसके मोल्स कितने हो जाएंगे गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। NaHCO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की, क्योंकि मोल्स बराबर हैं, सवाल खुद कह रहा है, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो 106 अपॉन 190 आई है। अब जो एक्चुअल मोल्स होंगे वो निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों के मोल बराबर हैं तो मोल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो x अपॉन 106 जो हमारे मोल ये हमने x निकाला, तो मोल्स क्या होंगे x अपॉन 106, तो 106 से 106 कैंसिल आउट हुआ, इतने मोल्स होंगे। तो अब देखिए, अब इक्वेशन पर आते हैं। अब हमको मोल्स पता चल गए Na2CO3 के भी और उतने ही मोल NaHCO3 के भी हैं। बड़ी मेहनत करके हमने पहले मोल्स निकाले। ठीक, अब देखिए कि 1 मोल को 2 मोल HCl चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए, और 1 मोल NaHCO3 को 1 मोल HCl चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसके A मोल्स थे तो इसके 2A मोल्स की ज़रूरत होगी, इसके A मोल्स थे तो इसके 3A मोल्स की ज़रूरत होगी। यानी टोटल मोल्स ऑफ HCl जो कि यूज़ में आ रहा है वो कितना है 3A। अब 3A की वैल्यू कैसे निकालें हम, ये देखिए टोटल HCl हमारा ये 3A है, 1/90 मोल्स। ठीक, ये मोल्स हैं। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोलैरिटी तो ऑब्वियसली प्री डिसाइडेड यहाँ सवाल में दे रखी है। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी बड़ी मेहनत से कैलकुलेट किए ये हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके फिर यहाँ से निकल कर आ रहा है 3/19 लीटर्स या फिर 157.8 मिलीलीटर। ठीक, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकल कर आ रहा है, जिसमें उतने मोल्स होंगे जो कि डिजायर्ड अमाउंट में होने चाहिए, जो कि हमको चाहिए। ठीक, तो ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन था जो कि आपको ट्राई करने हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने टू बी वेरी ऑनेस्ट वो फीडबैक दिया है कि आपके लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाता है, हम लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए मैं डेलिबरेटली जो है वो अभी ड्यूरेशन, जब तक कि आप लोगों से दोबारा से फीडबैक नहीं मिल जाता है, ड्यूरेशन रिलेटिवली कम ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा। इन बीच में हुआ क्या है कि लेक्चर्स प्रोड्यूस करने पे तो खूब ध्यान रहा है, और डाउट्स पे थोड़ा सा कम ध्यान रहा है। बच्चों के डाउट्स बहुत पड़े रह जाते हैं, आंसर नहीं कर पाते हैं। तो अब वो रिवर्स अभी थोड़े दिन के लिए क्रोनोलॉजी अपनाएंगे, लेक्चर भी बनाएंगे, मगर डाउट्स पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, हम कैसे कैसे बन सकते हैं। होमवर्क सारा ये सब इतना सारा मिल गया है, ये आप करिएगा। फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए, अगर सॉल्वेंट गैस हो तो गैस में अगर हम गैस ही सॉल्यूट बना के मिलाएं तो नाइट्रोजन वहाँ सॉल्वेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन सॉल्यूट हो जाएगा, एयर। गैस में लिक्विड घोलें तो क्लोरोफॉर्म मिक्स करें नाइट्रोजन गैस के साथ, नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट थी, क्लोरोफॉर्म लिक्विड सॉल्यूट था। सॉलिड घोलें गैस में, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर यूनिफॉर्मली हो जाता है डिजॉल्व नाइट्रोजन गैस में। ठीक, अब वो सॉल्वेंट जहाँ पर ये लिक्विड हो और ये सब सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, तो गैस को अगर हम लिक्विड के अंदर डालें तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड को अगर हम लिक्विड के अंदर डालें तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड को अगर लिक्विड के अंदर डालें, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड को लिक्विड में डालें। नेक्स्ट क्या है हमारा सॉलिड सोल्यूशन, यानी आपके जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, गैस को सॉलिड में मिला रहे हैं, तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम, जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एडजॉर्प्शन नहीं एब्जॉर्प्शन, तो यूनिफॉर्म है। लिक्विड को ऑब्वियसली लिक्विड में डालें, तो एमलगम को हमने मरकरी विद सोडियम में डाला, सोडियम था, लिक्विड था आपके, सॉरी एमलगम जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉलिड है, और सोडियम जो है वो आपके नहीं, सॉरी सोडियम सॉलिड है, और एमलगम ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी तो हमें मालूम है कि लिक्विड होता है इसलिए वो सॉल्यूट है।
सॉलिड ऑन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, यानी अलॉयस को हमने ट्रू सोल्यूशन यहाँ पर कंसिडर किया है क्योंकि वो होमोजीनियस है। ट्रू सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए हम उनको देखते हैं, जो कि आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करनी है। ट्रू सोल्यूशन इज द वन इन विच पार्टिकल्स ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट एंड आर मॉलिक्यूलर और आयनिक इन साइज, जनरली इन द रेंज ऑफ 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ठीक, छोटे होते हैं बहुत आपके ट्रू सोल्यूशन में, 1 नैनोमीटर से छोटे। द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सोल्यूशन आर एज फॉलोज: homogeneous mixture of two or more compounds and has variable composition, that the ratio of solute and solvent can be varied। ठीक, डिजॉल्व सॉल्यूट इन मॉलिक्यूलर और आयनिक साइज, या तो कलर्ड रहेंगे या कलरलेस रहेंगे, कलर इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक, और जो सल्यूट जो है दे रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन एंड डज नॉट सेटल डाउन विद टाइम, वो तो स्टेबल होते हैं ट्रू सोल्यूशन, पता है। सल्यूट कैन जनरली बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय प्योरली फिजिकल मेथड्स लाइक एवेपोरेशन। ये सब ट्रू सोल्यूशन की इन्होंने निशानियां बताई हैं। ठीक, उस पर कुछ हमारे क्वेश्चन है, बताइए कि इनमें से एक जो है वो ट्रू होमोजीनियस नहीं है। हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, स्मोक, एयर एंड सॉल्ट इन वाटर। ठीक, नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज गैस। सोल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट गैस हो, और सोल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इन गैस। ठीक, एक ये और क्वेश्चन है, इधर एक कॉलम है, इधर कुछ और है, आपको ये मैचिंग करानी है, ये मैचिंग करानी है। सॉलिड इन गैस, अब क्या होगा भाई? लिक्विड इन सॉलिड क्या होगा? गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा? ये मैचिंग आपको करानी है। सलाइवा हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। ठीक, ऑब्वियसली सलाइवा जो हमारा थूक है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियाइक एसिड। सो डेफिनेटली इट हैज़, अगर लिक्विड थोड़ा सा वो है तो इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा मैच्योर अब बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक, कि व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। चैप्टर अब शुरू हो रहा है, उससे पहले तो जो भी एनसीईआरटी का था वो होमवर्क दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप स्टार्ट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री ठीक है, कवर करने के बाद में शुरू करेंगे अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को, भी इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखिए, हम किसी चीज़ को, जैसे चीनी को पानी में घोलना है तो अथाह नहीं घोल सकते, एक लिमिट होती है घोलने की, जहाँ तक कि बस वो अब मैक्सिमम घुलना था घुल गया, और ज़्यादा नहीं घुल पाएगी। और वो जो मैक्सिमम लिमिट वाली स्टेज है उसका नाम क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हम इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं, वहीं से आर्टिकल फिर से निकल कर आ रहा है। देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। व्हेन दैट लिमिट इज रीच्ड वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड एनी एक्सेस सोल्यूट that is added simply sits at the bottom of the solution। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन आ रही है: अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि भाई जितना घुलना था घुल गया, अब और ज़्यादा नहीं घोल सकते, तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट दैट टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन It is important to state the temperature of a saturated solution, because solution that is saturated at one temperature may not be saturated at another। देखिए, यह भी हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस है, तो टेम्परेचर से तो कि इक्विलिब्रियम ही बदल जाता है, तो आपके सैचुरेटेड सोल्यूशन की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना हम सोल्यूट घोलते हैं वो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक, मेन जो मुद्दे की बात है वो ये समझिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये देखिए, इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे चीनी है,
हम 1 लीटर पानी, मुझको मालूम था कि एट अ गिवन टेम्परेचर से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे चीनी की सॉलिबिलिटी है 90 ग्राम्स। 1 लीटर पानी में 90 ग्राम घुल जाएगी। 5 मोल तो नहीं होता पानी के होते, 90 ग्राम घुल जाएगी। तो ऑब्वियसली मैं 80 ग्राम डालूंगा तो मुझको मालूम है वो तो पूरी घुल ही जाएगी, अभी और घुल सकती है और घुसने की कंडीशन है। ठीक, अगर 90 ग्राम डालूंगा तो फिर 95 ग्राम डालूंगा तो 90 ग्राम तो घुल जाएगी, 5 ग्राम नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। बट ऐसा नहीं कि उस 5 ग्राम ने घुलना बंद कर दिया है वो भी घुल रहा है, मगर जिस वो एक्स्ट्रा 5 ग्राम घुल ले तो अंदर के घुले हुए बाहर निकल के आ जा रहे हैं। ठीक, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है जहाँ घुलने का रेट और बाहर आके क्रिस्टलाइज होने का रेट सेम हो जाता है। बोथ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर स्टिल टेकिंग प्लेस बट दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर यानी जो चीज़ घुल रही है और चीज़ घुल के अंदर से बाहर से आ रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट एंड सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। यानी घुले हुए में और जो अंदर है और जो बाहर है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। ठीक, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। when these two opposing processes are occurring at the same rate, the amount of solute in the solution is constant and condition of equilibrium is established। ठीक, थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर लूँ। जब घुलने का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट ये सेम हो जाते हैं तो देयरफॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट। तभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और फिर हम और ज़्यादा नहीं घोल सकते। यहाँ कुछ और टर्म्स हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? लेस, दे कंटेन लेस सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम दैन डज द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी वही है, जैसे मैं 90 ग्राम घोल सकता था तो अभी 80 ग्राम ही घुला हुआ, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब यहीं पर एक और टर्म आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या है देखिए, आइए देखते हैं। इन सम सर्कमस्टांसेस सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड that contain more solute than needed for saturated solution at a particular temperature. These solutions are called super saturated। मतलब 90 ग्राम घोल सकते थे, मगर जुगाड़ से अगर आपने 90 से ज़्यादा घोल दिया, जैसे 93 ग्राम घोल दिया और वो घुल भी गया तो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। However, we must qualify this definition by noting that a supersaturated solution is unstable. ठीक, disturbances such as jarring, stirring, scratching the walls of the container or dropping in the seed crystal causes the supersaturation to return to saturation by releasing heat। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा देखिए आपने चीज़ें घोल दी हैं और टेम्परेचर हाई रखा हुआ है, जब ठंडा करेंगे सॉलिबिलिटी अगर कम हो रही है तो अपने आप ही जो है वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। तो व्हेन अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिस्टर्ब्ड द एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइजेज आउट रैपिडली रिटर्निंग द सोल्यूशन टू अ सैचुरेटेड स्टेट। यानी आप देखिए एग्जाम्पल से समझिए, 90 ग्राम थी इसकी सॉलिबिलिटी। सपोज करिए कि मैंने 95 ग्राम डाला और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 95 ग्राम घुल भी गया। फिर जब टेम्परेचर वापस से ठंडा किया तो कुछ घुला हुआ जो है वो बाहर अगर आ जाएगा तो नॉर्मल सैचुरेटेड होगा। अगर अंदर घुला रहेगा तो फिर हम ये बोलेंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड है। When super saturated solution is disturbed तो excess solute वो तो बाहर निकल के आ जाएगा, returning the solution to saturated state। super saturated solution ठीक, super saturated solution are not easy to prepare but are made from certain substance by dissolving in warm solvent amount of solute greater than the needed for saturation solution at room temperature। The warm solution is then allowed to cool very slowly। पहले ज़रूरत से ज़्यादा डाल दो गर्म करके, फिर धीरे धीरे ठंडा कर दो तो वो या तो उसमें रहेगा तो सुपर सैचुरेटेड या बाहर आएगा धीरे धीरे। तो ये चैप्टर का आज काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन हैं देखिए वो मैंने यहाँ पर ले लिए थे आपके स्नैपशॉट,
और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सवालों को आप ट्राई कर लें। अगली क्लास में हम जो है वो क्या कहते हैं कि रियल टर्म में अच्छे से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो विद दिस नोट मैं लेक्चर आज का ख़त्म कर रहा हूँ। ऑल्दो कम ही टाइम हुआ है बट इतने सारे होमवर्क मिल गया है, तो पहले आप उसको करिए, सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म करिए और उसके लिए प्रिपेयर करिए। ये सारा होमवर्क कर लें पहले एनसीईआरटी का, उसके बाद में फिर हम चैप्टर रियल टर्म में अगली क्लास से शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।